नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज हम लोग विज्ञान सीख रहे हैं। विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान में एक तरफ तत्वों का नाम दिया है, प्रतीक दिए हैं। देखिए, तत्वों के नाम और प्रतीकों को इस तरीके से याद करेंगे। जैसे हाइड्रोजन दिया है तो हाइड्रोजन का H है, कार्बन का C है, फ्लोरीन का F है, नाइट्रोजन का N है और फास्फोरस का P है। ठीक है, इस तरीके से दिखाया जाता है इनको। फास्फोरस को P दिखाते हैं और सल्फर को S लिखते हैं, एल्यूमिनियम को Al लिखते हैं, स्मॉल l रहेगा। आर्गन को Ar लिखते हैं, ब्रोमीन को Br लिखते हैं, कैल्शियम को Ca और क्लोरीन को Cl कहते हैं। कोबाल्ट को किस तरीके से लिखेंगे? कोबाल्ट का प्रतीक क्या है? Co है। हीलियम का He, मैग्नीशियम का Mg, नियान का Ne और सिलिकॉन का Si। देखिए, इन तत्वों को जरूर याद कर लीजिएगा। हाइड्रोजन H, कार्बन C, फ्लोरीन F, नाइट्रोजन N, फास्फोरस P, सल्फर S, एल्यूमिनियम Al। ठीक है, आर्गन Ar और इस तरीके से ब्रोमीन Br हो जाएगा, कैल्शियम का Ca हो जाएगा, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का Co, हीलियम का He, मैग्नीशियम का Mg, नियान का Ne और सिलिकॉन का Si। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तत्व का नाम और प्रतीक अभी और समझ लीजिए। ये सोडियम को Na लिखते हैं, कॉपर को Cu लिखते हैं, आयरन को Fb लिखते हैं और उसके बाद में दिया है पोटेशियम को K लिखते हैं, सिल्वर को Ag, गोल्ड को Au, पारा को Hg। ठीक है, ये गोल्ड और पारा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और पारा को पूछा भी गया है। अब इधर देखिए, यहाँ पर दिए गए हैं पदार्थ और उसमें उपस्थित अम्ल। अम्ल के बारे में हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में सीखा था, अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अम्ल जो दुर्बल अम्ल हम लोग खा सकते हैं, दुर्बल अम्ल के बारे में बात करेंगे तो दुर्बल अम्ल कौन कौन से होते हैं, किस में होते हैं, ये पदार्थ दिए गए हैं। एक तरफ देखो नींबू का रस, तो नींबू के रस में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ये साइट्रिक अम्ल है, याद रखिएगा इसको। साइट्रिक अम्ल कौन सा अम्ल है? साइट्रिक अम्ल है नींबू के रस में। संतरे का रस, संतरे के रस में कौन सा होता है? ये भी साइट्रिक अम्ल है। फिर है सिरका, सिरका में कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। दही में कल हम लोगों ने भी बात चर्चा की थी इस पे, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इमली, कच्चा आम, इसमें टार्टेरिक अम्ल होता है। ये जो अम्ल दिए गए हैं आप लोगों को याद रखना है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये। ठीक है, नींबू में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है यह पूछा जा सकता है आपसे। संतरे का पूछा जा सकता है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है ये पूछा जा सकता है। दही में कौन सा अम्ल होता है ये पूछा जा सकता है। और इस तरीके से आप इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, देखिए एक तरफ यौगिक दिए गए हैं, दूसरी तरफ इधर सूत्र दिए गए हैं। तो देखिए, ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का नाम क्या है? ये सूत्र क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। Na से सोडियम हो गया, Cl से क्लोराइड, क्लोरीन में अभी पढ़ा था। ठीक है, तो इसको क्या हो गया? NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या हो गया? NaCl। इसको नमक को कहते हैं। देखिए, नमक का सूत्र है ये। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र है नमक का NaCl। कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर, जो चूना हम लोग पुताई उताई में यूज करते हैं, उसकी बात हो रही है। तो कौन सा है ये? तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ये इसका रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। इसका सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। फिर है चीनी यानी शक्कर, शर्करा भी लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, शक्कर या शर्करा। ठीक है, शर्करा भी लिखा जा सकता है। तो चीनी का क्या है? C12H22O11, C12H22 और O11, ये चीनी का सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा, ये धावन सोडा देखिए, धावन सोडा क्या है? इसका रासायनिक सूत्र क्या है?
इसका है Na2CO3, Na2CO3, ये धावन सोडा, ये धावन सोडा को याद करिएगा आप, ठीक है, धावन सोडा का पूछा जा चुका है। आप सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा क्या होता है, NaHCO3, 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 इसको ऐसे पढ़ते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा, ये पोटेशियम परमैंगनेट होती है KMNO4, ठीक है, KMNO4, KMNO4, ठीक है, इसको याद करिएगा। और है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या है, NaOH, NaOH, इसको कहते हैं, एक इसका सूत्र है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है, NaOH। इधर दिया है देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है, CO2। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं गंधक का अम्ल, देखिए गंधक का अम्ल भी पूछा जा चुका है परीक्षा में, H2SO4, ठीक है, गंधक का अम्ल ये कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक का अम्ल कहते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, H2SO4। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल देखिए क्या है, सोरे का अम्ल, नाइट्रिक अम्ल को क्या कहते हैं, सोरे का अम्ल होता है ये इसका व्यापारिक नाम है नाइट्रिक अम्ल, सोरे का अम्ल। सोरे का अम्ल का सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, HNO3, HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल है यानी सोरे का अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब नमक का अम्ल, ठीक है, ये व्यापारिक नाम है इसका, इसको कहते हैं HCl, ठीक है, इसको याद रखिएगा, नमक का अम्ल, इधर सोरे का अम्ल, ये सब याद करने की चीजें हैं, गंधक का अम्ल, ये तीनों अम्ल दिए हैं, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे परीक्षाओं में प्रश्न आता है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल मतलब सिरका, देखिए हम लोग सिरका खाते हैं तो सिरका में कौन सा अम्ल रहता है, H3COOH, H3COOH, ये इसका रासायनिक सूत्र है, CH3COOH। कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, खाने वाला चूना, तो CaO, इसका रासायनिक सूत्र है ये चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। आगे बढ़ते हैं, तो ये सब याद कर लीजिएगा। अब आइए यहाँ पर, ताप मापने का यंत्र होता है, ताप मापने का यंत्र को क्या कहते हैं, थर्मामीटर, जिससे आप बुखार नापते हो, क्या नापते हो, बुखार नापते हो, जब डॉक्टर के पास जाते हो ना तो वो बुखार नापता है, उसको जो यंत्र लगाता है शरीर में हमारे, तो उसको क्या नाम होता है, बुखार नापने का थर्मामीटर, क्या कहते हैं, थर्मामीटर, ठीक है, थर्मामीटर उसका नाम है। ताप मापने का, देखिए थर्मामीटर हम लोग अपने शरीर का ताप नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, यानी बुखार मापने के में प्रयुक्त होता है थर्मामीटर। और भी चीजों के ताप नापने के लिए उनके स्केल अलग अलग होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग थर्मामीटर को पढ़ रहे हैं। थर्मामीटर की घुंडी में क्या भरा होता है, आप लोग देखेंगे जो पहले शीशे का थर्मामीटर आता था, तो इलेक्ट्रॉनिक आने लगे हैं, नंबर आता है, उस पर खुद दिखा देता है कितना आपका टेम्परेचर है, कितना ताप है, ठीक है। पारा या अल्कोहल भरा रहता है, पारा, ठीक है, पारा या अल्कोहल भरा रहता था। अब स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप, एक स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर का ताप कितना होता है, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस, इसी का मतलब सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस, या फारेनहाइट में पूछा जाएगा तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, 98.6 फारेनहाइट। इसको फारेनहाइट में अगर पूछा जाता तो 98.6 लिखा होगा, अगर डिग्री में पूछता है, सेल्सियस में पूछता है, सेल्सियस में, तो सेल्सियस में कितना होगा, 37 डिग्री होगा। ऊष्मा क्या है, ऊष्मा, ऊष्मा होती है एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा क्या है, ऊर्जा है। ऊष्मा का प्रवाह किस ओर होता है, ऊष्मा का प्रवाह किस ओर होता है, माने कि अगर दो कम गर्म और एक ठंडी, मतलब ज्यादा गर्म वस्तु हो, एक ठंडी हो एक कुछ गर्म हो, तो उन वस्तुओं को अगर आप आपस में रख दें, मान लीजिए दो गेंदें हैं, दो गेंदें, आप उन गेंदों को, एक ज्यादा गर्म है एक कम गर्म है, ठीक है, ये वाली कम, ये वाली मान लीजिए ये वाली गेंद है, ये वाली जो गेंद है ये वाली कम गर्म है और ये ज्यादा गर्म है, तो इसकी ऊष्मा जो है वो इसमें आएगी, ठीक है, ज्यादा से कम की तरफ चलती है, अधिक गर्म वस्तु से कम गर्म वस्तु की ओर चलती है। कब तक चलेगी, जब तक दोनों का ताप बराबर नहीं हो जाता, माने कि दोनों बराबर एक जैसी गर्म होंगी, मतलब दोनों का ताप जो है बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
ऊर्जा ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा को जूल में मापा जाता है, ठीक है। इसका मात्रक है जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल है। 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? देखिए 1 कैलोरी जो है तो होता है वो 4.18 जूल के बराबर होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। याद कर लीजिएगा, ये परीक्षा में आने वाला है बिल्कुल, ठीक है। ऊष्मा स्थानांतरण की कितनी विधियां हैं? ऊष्मा का स्थानांतरण से संबंध है ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। माने ऊष्मा जो गर्मी होती है, जो हीट होती है, जो वो एक स्थान से दूसरे स्थान को कैसे जाती है, किन विधियों द्वारा जाती है, उसकी चालन की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी है? मतलब उसके स्थानांतरण की 3 विधियां हैं। नंबर 1 है चालन विधि, दूसरा है संवहन और तीसरा है विकिरण, ठीक है। इस तरीके से 3 विधियां हो गई, चालन विधि हो गई, संवहन विधि हो गई और विकिरण विधि हो गई। तो ठोस वस्तुओं में ऊष्मा संचारण किस विधि से होता है? देखिए ठोस जो वस्तुएं होती हैं, अभी मैंने पढ़ा हम लोगों ने गेंद के बारे में। देखिए ठोस वस्तुएं जो होती हैं उनमें ऊष्मा संचारण किस विधि द्वारा होता है? तो चालन द्वारा होता है। जैसे आप सरिया को गर्म करिए आग में, तो आग में गर्म करेंगे तो क्या होगा? एक सिरा जब आप हाथ से पकड़ेंगे और दूसरे सिरे को गर्म करेंगे तो ऊष्मा धीरे धीरे आपके हाथ की तरफ बढ़ेगी। सरिया माने कि आग गर्म होना, आपके हाथ तक गर्म होना शुरू हो जाएगी। पहले वो सिरा गर्म होगा, फिर उसमें से जो ऊष्मा है वो आपके ठंडे वाले सिरे की ओर चलेगी, ठीक है। इसको कहते हैं चालन, इसको कहते हैं चालन। तो ये होता है ठोस वस्तुओं में। ठोस जो वस्तु होते हैं उनमें, यानी कि ठोस वस्तुओं को गर्म करेंगे तो उनमें ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो चालन द्वारा होगा, यानी चालन कहलाएगा। द्रवों में ऊष्मा संचरण किस प्रकार होता है? द्रवों में माने कि जैसे कि पानी है, तो पानी को कैसे गर्म किया जाता है? तो पानी को पात्र में लेकर के आग के ऊपर रखा जाता है, संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। संवहन विधि में क्या होता है? देखिए पानी की जो इस बर्तन में रखा जाता है उसकी तली गर्म हो जाती है, और तली गर्म हो जाती है तो पानी वहां का जो पानी होता है वो भी गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद में ऊपर उठता है, ठीक है। ऊपर उठ जाता है माने गर्म होने के बाद जो है वो ऊष्मा प्राप्त करने के बाद वो ऊपर चला जाता है, और उसका स्थान दूसरा पानी, जो ठंडा पानी होता है वो लेता है, और वो भी गर्म होके फिर ऊपर उठता है। इस तरीके से आपने देखा होगा पानी को खोलते हुए। तो पानी क्यों खोलता है? कि वो बार बार अपना जाता है नीचे, फिर आता है ऊपर, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, और ऊष्मा जहाँ उसको तली होती है, जहाँ पर ऊष्मा बहुत होती है, आग जल रही होती है उसके नीचे, वहां से ऊष्मा प्राप्त करके चलता रहता है, ऊपर उठता रहता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा किस विधि द्वारा आती है? देखिए जो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा आती है, जो प्रकाश आता है, वो किस विधि द्वारा आता है? तो ये विकिरण विधि है। विकिरण विधि का मतलब है एक ऊष्मा जिस स्थान पर उत्पन्न हो रही है वहां से ऊष्मा डायरेक्ट चली जाएगी, ठीक है। उसको बीच में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो सीधे ही, जैसे मान लीजिए किसी को गेंद आपको देना, मान लीजिए मेरे हाथ में गेंद है, मैं आपको देना चाह रहा हूं, तो मैं 3 विधियां हैं, या तो मैं खुद एक धीरे धीरे उसको कोई बीच में लड़का खड़ा कर लूं और इस तरीके से आप तक पहुंचाऊं, एक को दूं, फिर दूसरा तीसरे को दे, तीसरा चौथे को दे, और आप तक गेंद पहुंच जाएगी। और एक तरीका क्या है कि आप खुद मेरे पास आकर के गेंद ले जाए, ठीक है। ये समान विधि हो गई। और फिर उसके बाद क्या है एक विधि, या तो मैं डायरेक्ट आपको गेंद को उछाल करके आपकी तरफ फेंक दूं तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो विधि होती है उसको विकिरण द्वारा विधि कहते हैं, विकिरण विधि कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश, सूर्य से जो पृथ्वी पर प्रकाश आता है, ऊष्मा आती है, और किस विधि से आता है? विकिरण विधि से आता है। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ऊष्मा के सुचालक पदार्थ कौन होते हैं? जिन पदार्थों में ऊष्मा सुगमता से संचारित होती है। देखिए सुगमता से संचारित होती है जिसमें ऊष्मा, वो क्या होते हैं? वो पदार्थ होते हैं सुचालक पदार्थ। कौन कौन से सुचालक पदार्थ हैं, आइए जानते हैं। तो सुचालक पदार्थ में जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, और यह ऊष्मा के सुचालक हैं। देखिए ये जो ना धूप में रख दीजिए आप, इनको बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, पर लकड़ी इतनी जल्दी गर्म नहीं होती है, ठीक है। प्लास्टिक इतनी जल्दी गर्म नहीं होती है, कांच इतनी जल्दी गर्म नहीं होती है। ये सब क्या है? ऊष्मा के कुचालक हैं। और जिसमें जल्दी गर्म हो जाता है धूप में रखने पर या आग में उसको रखने पर, आग से उसका संपर्क करने पर वह वस्तु अगर बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, ये सब क्या है? ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं। उसमें ऊष्मा का संचार तेजी से होता है। अब ऊष्मा के कुचालक
ऊष्मा के कुचालक कौन है? वो पदार्थ जिसमें ऊष्मा का संचरण बहुत धीरे होता है, बहुत ही धीरे मंदम गति से। तो कौन है? लकड़ी है, कांच है, कागज है, ऊन है, वायु है। ठीक है, इनमें क्या है? ऊष्मा जल्दी संचरित नहीं होती है, सुगमता से इसमें नहीं चलती है। तो इसमें क्या है, ये जो धूप में रखोगे ना, लकड़ी धीरे धीरे गर्म होगी, कांच होगी वो भी धीरे धीरे गर्म होगी, तेजी से गर्म नहीं होगी। तो कागज है, ऊन है, वायु है, ये सब कहलाएंगे ऊष्मा के कुचालक। इसमें ऊष्मा बहुत धीरे गति से यानी मंद गति से प्रवाहित होती है, चलती है, तो उसको कहते हैं कुचालक। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो मैं ये पढ़ चुका हूं। ठीक है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? तो 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन सा पदार्थ तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है? तो ये है जल यानी पानी। तो पानी जो है ये तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। गीले कपड़े किस विधि से सूखते हैं? देखिए, गीले कपड़ों को हम लोग धूप में डाल देते हैं और कुछ देर बाद क्या होता है? सूख जाते हैं। किस विधि से? उनका पानी कहाँ चला गया? तो उनका पानी जो है वो धूप में गर्म होके वाष्पन हो गया, उसका क्या हो गया? वाष्प बन के वायु में चला गया, वायुमंडल में चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि गीला कपड़ा जो है वो किस विधि से? वाष्पन विधि, उसका वाष्पन होता है। माने जब धूप में कपड़े डाले जाते हैं तो धूप से थोड़ी हीट प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है कपड़ों को, और वह ऊष्मा क्या करती है? कपड़ों के अंदर के पानी को गर्म करके वाष्प में बदल देती है, और वाष्प क्या करती है? वायुमंडल में उड़ जाती है और कपड़े हमारे सूख जाते हैं। जो पदार्थ गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं, देखिए पदार्थ का क्या है, पहले गर्म करो तो वो तरल में बदले, द्रव में बदले। लेकिन क्या है, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको गर्म करोगे तो सीधा गैस, सीधे गैस में, वो तरल में नहीं बदलेंगे यानी द्रव में नहीं बदलेंगे। जैसे आप बर्फ को गर्म करिए तो बर्फ क्या है? ठोस है। तो बर्फ को गर्म करेंगे तो पहले पानी बनेगा, फिर पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा, वाष्प उसमें से उड़ जाएगी बन के। ठीक है, लेकिन क्या है, पानी को अगर गर्म करो, बर्फ को गर्म करो तो सीधा वाष्प बन जाए, पानी ना बने, ऐसा नहीं है। ठीक है, पर कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो तरल में या द्रव में नहीं बदलते हैं, सीधे वाष्प में बदल जाते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन उसको क्या कहते हैं? जिनको गर्म करने पर वो पदार्थ सीधे गैस में बदल जाएं उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन याद रखिएगा, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। जैसे कपूर, देखिए कपूर को खुला नहीं छोड़ा जाता, क्यों? क्योंकि कपूर क्या है, कहते उड़ जाता है। ठीक है, नैप्थालीन की गोली होती है, इनको भी खुला नहीं छोड़ा जाता, कहते हैं ऊर्ध्वपातन। सीधा आप द्रव में नहीं बदले, देखिए कपूर को आप छोड़ दीजिए ऐसे, पानी नहीं बनेगा, सीधा वाष्प में परिवर्तित होके उड़ जाएगा। बर्फ का गलनांक कितना है? देखिए बर्फ का गलनांक है 0 डिग्री, है ना, जहां ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाए। देखिए गलनांक का मतलब है बर्फ को गर्म करते रहिए, गर्म करते रहिए, एक अवस्था ऐसी आएगी जहां से वो पानी बनना शुरू हो जाएगा। उस अवस्था को यानी जहां से वो पानी बनना शुरू हो गया, उसी बिंदु को आप नोट करिए, वहां पर कितना ताप था। तो वो ताप जो होता है किसी का या बर्फ का, वस्तु का, पदार्थ का गलनांक कहलाता है। ठीक है, तो गलनांक कहलाता है। तो गलनांक क्या, इसका बर्फ का गलनांक कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सबका अलग अलग होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 0 डिग्री तक आप उसको गर्म करिए। तापमान अगर 0 डिग्री है तो बर्फ क्या होगी? पानी में बदल जाएगी, गल जाएगी। यानी कि आगे बढ़ते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक, देखिए क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक किसे कहते हैं? उस ताप को जहां जहां द्रव गैस यानी वाष्प में बदल जाए। ठीक है, ये भी क्या है? जहां पर ताप, उस ताप को जहां पर द्रव गैस यानी वाष्प में बदल जाए। पानी को जब आप गर्म करते रहिए, पानी को गर्म करते रहेंगे तो क्या होगा? फिर उसमें से वाष्प बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वाष्प जहां से बनना शुरू हो गया वहां पर देखिए ताप कितना है, वही ताप कहलाता है क्वथनांक। यानी कि द्रव अवस्था से जब कोई पदार्थ वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, उस अवस्था को यानी उसी बिंदु पर जो ताप होगा वो क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। ठीक है, तो पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कहते हैं पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खौलने लगता है और उसमें से वाष्प बन के उड़ने लगता है। तो क्वथनांक पानी का याद रखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड है।
ठोस द्रव व गैस को गर्म करने पर क्या होता है? ठोस द्रव व गैस को गर्म करने पर क्या होता है? प्रसार होता है, माने फैलते हैं। अगर इसको गर्म करोगे, ठोस को गर्म करोगे वो भी फैलेगा, द्रव को गर्म करोगे वो भी फैलेगा, गैस को गर्म करोगे तो वो फैलेगी। द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं, द्रव जो होता है उसको गैस में बदल जाएगा, उस क्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। उसका वाष्पीकरण होने लगा। भोजन के घटक क्या क्या होते हैं? भोजन के देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। देखिए ये है घटक। कार्बोहाइड्रेट हमको चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, विटामिन चाहिए और खनिज लवण। इतना भोजन में होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो कुपोषण हो जाएगा। भोजन पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? देखिए जो पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उनको क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं, ठीक है, स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी, आप इस शब्द को याद रखिएगा। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। पौधों को भोजन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ क्या चाहिए उनको भोजन बनाने के लिए? सूर्य का प्रकाश, नंबर 1 सूर्य का प्रकाश। दूसरा जल, फिर क्या? पर्णहरिम। पर्णहरिम क्या होता है? अंग्रेजी में उसको क्लोरोफिल कहते हैं। पर्णहरिम यानी हरे, हरापन। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ हैं, क्या है? जब पौधे अपना भोजन बनाएंगे तो सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, जल होना चाहिए, पर्णहरिम होना चाहिए पत्तियों में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होनी चाहिए। पेड़ पौधों की पत्तियां किस कारण हरी होती हैं? तो पर्णहरिम के कारण होती हैं, इसको क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा दोनों नाम, क्लोरोफिल को भी कहीं कहीं वो पर्णहरिम ना लिख करके क्लोरोफिल लिखा मिलेगा आपको। पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पौधे जो भोजन बनाते हैं उसको प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं उसको। याद रखिएगा पृथ्वी सूर्य का एकमात्र स्रोत है, किस चीज का भंडार है? माने कि सूर्य, सूरज। पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, भंडार है कौन? सूर्य। सूरज जो है, ये पृथ्वी पर जो जितनी ऊर्जाएं हैं उनका जो स्रोत है वह क्या है? सूर्य है। देखिए कोयले में अगर ऊर्जा है, पेट्रोलियम में जो ऊर्जा है वो अभी सूर्य के कारण ही है। देखिए ना, अप्रत्यक्ष रूप से जब आप समझेंगे ना तो पृथ्वी पर जितनी ऊर्जाएं हैं या जिनसे हम पृथ्वी के जिन जिन चीजों से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसमें सूर्य की ही ऊर्जा निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए सूर्य को कहा जाता है पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूर्य। उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक हरे पेड़ पौधे, ये उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता की श्रेणी में कौन आते हैं? उपभोक्ता जो उसका भोग करे, मानव एवं सभी जीव जंतु। देखिए मानव एवं सभी जीव जंतु क्या हैं? ये सिर्फ भोग करते हैं, ठीक है, इसलिए उपभोक्ता कहलाते हैं। परपोषी पौधे किसे कहते हैं? परपोषी, जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो हैं परपोषी। अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तो मनुष्य क्या हुआ? परपोषी हुआ, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, क्योंकि उसको दाल चाहिए तो दाल भी दाल के पौधों से मिलेगी, नमक चाहिए तो समुद्र से मिलेगा, सारी चीजें वो स्वयं पैदा नहीं कर सकता। पेड़ पौधे क्या हैं? पत्तियों को, बाकी उसमें जो पत्तियों में पर्णहरिम रहता है उनको सूर्य के प्रकाश मिल गया, जल मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते रहते हैं, है ना। तो मानव को क्या चाहिए? मानव स्वयं भोजन नहीं बना सकता है, मानव क्या है? परपोषी है, ठीक है। तो इस तरीके से सभी जीव जंतु भी परपोषी कहलाते हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर है। हम लोग क्या है? पौधों पर निर्भर हैं। हमको गेहूं, अनाज, जो धान है, अनाज है, ये सब पौधों से प्राप्त होता है और हम लोग उन्हीं पे निर्भर हैं, तो उन्हीं से मिलेगा तभी खाना बनेगा। आगे बढ़ते हैं। परपोषी कितने प्रकार के होते हैं? परपोषी देखिए 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी एवं कीटभक्षी। मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी, ये 4 प्रकार के होते हैं परपोषी। देखिए परपोषी तो है ही है, लेकिन किन किन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो अलग अलग कैटेगरी में इसको बांटा गया है। मृतोपजीवी कौन है, परजीवी कौन है, सहजीवी कौन है, कीटभक्षी कौन है, आइए जानते हैं। कुकुरमुत्ता,
देखिए कुकुरमुत्ता या मशरूम, कुकुरमुत्ता आपने देखा होगा, ठीक है, कुकुरमुत्ता या मशरूम, मशरूम को जानते हैं। तो ये क्या है, मृतोपजीवी है। ये मृतोपजीवी सड़ी गली चीजों पर उगते हैं, है ना, सड़ी गली चीजों पर उगते हैं, तो ये कहलाते हैं मृतोपजीवी। आप देखिए अमरवेल, अमरवेल वो जो पीली पीली आप देखते हैं पौधों पेड़ों पर छाई रहती है, तार जैसी, एक धागे जैसी उसकी संरचना होती है, और वो जहां पर थोड़ी वो डाल दो किसी पेड़ पर तो वो पूरे पेड़ पर छा जाती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो पत्तियां नहीं होती, केवल एक धागे जैसी उसकी संरचना होती है, धागा जैसा होता है अमरवेल, पीली पीली। तो अमरवेल किस प्रकार का पौधा है, ये पूर्ण परजीवी है। ये अगर आप इसको जमीन में डाल देंगे तो ये मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन किसी पेड़ पर डाल देंगे ना तो पेड़ पर ये पेड़ उस पेड़ से ये जीवित रहता है, उसी से अपना भोजन बनाता रहता है, तो परजीवी कहलाता है अमरवेल। अमरवेल का कैसा पौधा है, परजीवी पौधा है, ठीक है। चंदन किस प्रकार का पौधा है, देखिए चंदन का पौधा जो है ना वो आंशिक परजीवी है। देखिए चंदन जो अकेला नहीं होगा, चंदन का पेड़ अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो वो चलेगा नहीं, चंदन के साथ में और पेड़ होने चाहिए, या चंदन के ही दो पेड़ होने चाहिए। तो ये क्या है, आंशिक परजीवी है। चंदन क्या है, आंशिक परजीवी है। चंदन का, और हालांकि वो स्वयं किसी के पेड़ के ऊपर पौड़ता नहीं है, उसका अपना अपना स्वयं खड़ा रहेगा, लेकिन वो साथ चाहिए उसका अन्य पेड़ों का भी, और अकेले नहीं रहेगा, अकेले नहीं चलेगा, तो आंशिक परजीवी कहलाता है। चना मटर लाइकेन किस प्रकार के पौधे हैं, तो ये सहजीवी हैं। देखिए सहजीवी, जीवाणु साथ रहते हैं, इनके जीवाणु इनके साथ रहते हैं, चना की जड़ों में, मटर की जड़ों में, कौन सा, राइजोबियम, आगे पढ़ेंगे। तो ये जीवाणु इनके साथ रहता है, इनको सहजीवी कहते हैं। बिना जीवाणु के ये पोषित नहीं हो सकते, ठीक है, लाइकेन है। तो चना मटर की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम, ठीक है। तो ये जीवाणु साथ में रहता है इनके, इसलिए इनको सहजीवी कहा जाता है। कीट भक्षी पौधे कौन होते हैं, देखिए कीट भक्षी, कीटों को खा लेते हैं, ठीक है। कीट भक्षी पौधे, घटपर्णी, ड्रोसेरा, बीनस, बीनस फ्लाई ट्रैप, घटपर्णी, ड्रोसेरा, बीनस फ्लाई ट्रैप, ये तीन पौधे ऐसे हैं जो कीटों को खा लेते हैं, कीट भक्षी पौधे कहलाते हैं। इनकी पत्तियां जो होती हैं वो खुली रहती हैं, जबकि वो कोई कीट उनमें बैठ जाता है तो पत्तियां धीरे धीरे बंद हो जाती है, और बंद हो जाती है तो उसको, उसके अंदर जो कीड़ा है वो बंद हो गया, और कीड़ा जो है उसको, कीड़े को ये पत्ते मर जाने के बाद जो है ना वो उसका पूरा, उसको मतलब एक तरीके से उसको पौधा जो होता है उससे उससे भोजन ले लेता है, ठीक है। तो ये होता है घटपर्णी, ड्रोसेरा, बीनस फ्लाई ट्रैप, आप इसको याद रख लीजिए, ये कीट भक्षी पौधे हैं। मनुष्यों में भोजन कहाँ पचता है, तो आहार नाल में पचता है। देखिए मनुष्य में भोजन कहाँ पचता है, आहार नाल में। दांत, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कृंदक, कृंदक माने काटने के लिए जो होते हैं, और रदनक, रदनक मतलब फाड़ने के लिए होते हैं, और अग्र चवर्णक पीसने के लिए होते हैं, चवर्णक पीसने के लिए, ये 4 प्रकार के होते हैं, कृंदक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में टाइलिन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। मुख गुहा में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का मुख गुहा में पाचन होता है। भोजन का पाचन कहाँ पूर्ण होता है, छोटी आंत में, ठीक है, ये छोटी आंत में पूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव के श्वसन तंत्र में शामिल होते हैं, श्वसन तंत्र हम लोगों का जो है सांस लेने का सिस्टम जो है पूरा, उसमें क्या क्या शामिल है, तो देखिए नासा द्वार, ये नासा द्वार शामिल है, नासा गुहा शामिल है, ग्रसनी शामिल है, श्वास नली शामिल है, और फेफड़े शामिल है। हम श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, देखिए हम लोग श्वसन में जो सांस लेते हैं ना उसमें कौन सी गैस लेते हैं, ये लेते हैं O2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते कौन से हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा के श्वसन में श्वसन होता है, अमीबा एक कोशिकीय जीव की बात, हम लोग तो क्या है, बहुकोशिकीय हैं, हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय, हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, पर एक कोशिकीय जीव, देखिए एक कोशिकीय जीव क्या है, अमीबा, इसमें श्वसन कैसे होता है, तो शरीर की सतह से विषण द्वारा, ये अपनी शरीर की सतह से सांस लेते हैं। सांस लेने के लिए इनमें नासिका नहीं होती, मैंने नाक नहीं बनी होती है,
ठीक है, नोज नहीं होती है उसमें, क्या होता है अपनी सतह माने शरीर की सतह जो होती है उससे ही विसरण द्वारा ये सांस लेते हैं। केचुए में श्वसन क्रिया त्वचा द्वारा होती है। केचुआ देखिए त्वचा द्वारा सांस लेता है। केचुए में श्वसन क्रिया त्वचा द्वारा होती है। काकरोच, अब काकरोच जो होता है ना, काकरोच एवं अन्य कीटों में श्वसन होता है। काकरोच में कैसे होता है, ठीक है, और इसी प्रकार के अन्य कीट उनमें कैसे होता है, सांस रंध्रों द्वारा, छोटे छोटे छिद्रों द्वारा। ठीक है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको श्वास रंध्र कहते हैं, उनके द्वारा इनमें श्वसन होता है। मछली में देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, मछली में श्वसन क्रिया किस अंग द्वारा होती है, तो गिल्स होते हैं, गलफड़े। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। क्या है, मछली में श्वसन क्रिया किस अंग द्वारा होती है, तो गिल्स यानी गलफड़े द्वारा होती है। आगे बढ़ते हैं। पेड़ पौधों में श्वसन कैसे होता है, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, लेते देखा है आप लोगों ने। पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं, जैसे हम लोग श्वसन करते हैं वैसे ही पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं। तो उनमें कैसे होता है, रंध्रों द्वारा। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, अंग नहीं होते हैं देखिए इनमें, लेकिन छोटे छोटे छिद्र होते हैं। सांस लेने के लिए पेड़ों में अंग नहीं है, नाक नहीं है, नोज नहीं है, लेकिन उनमें क्या होता है, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ते हैं, उन्हीं से इनका श्वसन क्रिया होता है। ठीक है, इनको कहते हैं रंध्रों द्वारा। आप कैसे बोलेंगे इसको कि पेड़ों में श्वसन कैसे होता है, तो रंध्रों द्वारा, और पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये सांस लेते हैं, माने श्वसन क्रिया को पूर्ण करते हैं। मनुष्य का हृदय किस तरफ होता है, मनुष्य का हृदय किस तरफ होता है, तो वक्ष के यानी छाती के बाईं ओर। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, एक कक्ष भी होते हैं मनुष्य के हृदय में, 4 कक्ष हैं। रंग कैसा है, गुलाबी, देखिए 4 कक्ष हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा जानकारी है। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ठीक है, और उनका रंग कैसा होता है, गुलाबी रंग होता है। अच्छा, गुलाबी रंग से पुते हुए कमरे हैं ये 4। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, स्वस्थ मनुष्य है उसका हृदय जो है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो ये 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। हृदय से शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है शरीर के सभी भागों में पहुंचता है। किन के द्वारा पहुंचता है, धमनियों द्वारा पहुंचता है। हृदय में रक्त शुद्ध होने के लिए आता है, किसके द्वारा आता है, तो शिराओं द्वारा आता है। हृदय की धड़कनों को किस यंत्र द्वारा सुना जाता है, देखिए हृदय की धड़कन बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको याद कर लीजिएगा। हृदय की धड़कनों को किस यंत्र द्वारा सुना जाता है, तो है ये स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है, आला, जो डॉक्टर लोगों के पास देखा होगा आप लोगों ने, वो जो गले में टांगे रहते हैं ना, आप जब जाते हैं तो कान में लगा करके उसको, और एक सिरा आपकी तरफ लगाते हैं आपके शरीर में, ठीक है, आपके पेट के ऊपर यहाँ और पीठ में। तो ये क्या है, स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप है। इसको नाम दिया रहेगा ना अगर स्टेथोस्कोप तो आप नहीं कर समझ पाओगे, लेकिन ऐसे अगर आला दिया रहता है तो आला से आप समझ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्तदाब सबसे अधिक कौन सी रक्त वाहिनियों में होता है, तो रक्तदाब होता है वो धमनियों में होता है। ठीक है, क्योंकि धमनियां क्या है, धमनियां जो है वो शरीर के सभी भागों में, इनसे क्या है, शुद्ध रक्त पहुंचता है। अब देखिए मनुष्य के रुधिर में कितने भाग होते हैं, रुधिर में, रुधिर माने खून है, रुधिर का मतलब क्या है यहाँ पर, रक्त, रक्त या खून। 2 कौन सी हैं, रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा। रुधिर कणिकाएं होती हैं और प्लाज्मा होता है। आगे बढ़ते हैं। रुधिर का रंग लाल किसके कारण होता है, मैंने आज खून जो होता है ना वो लाल दिखाई देता है, तो खून लाल क्यों होता है, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण जो है खून लाल होता है। कौन सी रक्त कणिकाएं रोगों से रक्षा करती हैं, देखिए रक्त कणिकाएं 2 होती हैं हमारे खून में, कौन कौन सी हैं, श्वेत और रेड, लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं। तो जो रोगों से रक्षा करती हैं, कौन सी रक्त कणिकाएं रोगों से रक्षा करती हैं, तो वो करती हैं श्वेत यानी WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं हमारी रोगों से रक्षा करती हैं, WBC। ठीक है, इसका नाम है, याद रखिएगा। लाल रक्त कणिकाएं अब दूसरी होती है लाल रक्त कणिकाएं। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 100 से 120 दिन।
ये लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो 100 से 20 दिन तक जीवित रहती हैं। और श्वेत जो होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन। रक्त यानी रुधिर खून की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी रक्त की कमी से का लिखा रहे तभी कंफ्यूज मत होइएगा, रुधिर की कमी से या खून की कमी से या अंग्रेजी में ब्लड लिख दे तो भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो रक्त की कमी से होने वाला रोग या खून की कमी से होने वाला रोग क्या है? एनीमिया। एनीमिया रोग होता है। सर्वदाता रक्त रुधिर वर्ग कौन सा है? ये ओ। जैसे ग्रुप आप जो खून होता है, रक्त होता है, उसके वर्ग होते हैं, ग्रुप होते हैं। ओ है, ए है, बी है, ए बी है ना। तो आप देखिए सर्वदाता किसको कहा जाता है? ओ को। ये इस तरीके का जो रक्त है ये सर्वदाता कहलाता है, ओ। सर्वग्राही रक्त, सर्वग्राही रक्त रुधिर वर्ग कौन होता है? ए बी। ये ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है और ओ को सर्वदाता कहा जाता है। रक्त के कितने वर्ग होते हैं? रक्त के कितने वर्ग होते हैं? तो रक्त के वर्ग होते हैं, देखिए 4, ए बी और ओ। किसी का ए बी या ए बी है या ओ है, इस तरीके से रक्त के वर्ग होते हैं, ग्रुप होते हैं। जैसे आप लोग ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप की बात हो रही है। मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं? तो वृक्क है और त्वचा है, फेफड़े हैं, यकृत है, बड़ी आंत है। ये हैं उत्सर्जी अंग। कौन कौन से? वृक्क है, त्वचा है, फेफड़े हैं, यकृत है, बड़ी आंत है। ये है क्या? ये जो हमारे शरीर के वृक्क, त्वचा, फेफड़े, यकृत और बड़ी आंत, ये उत्सर्जी अंग हैं। उत्सर्जी माने कुछ इनसे निकलता रहता है। रक्त कहाँ छनता है, फिल्टर कहाँ होता है? तो वृक्क में होता है, ठीक है। ये वृक्क में फिल्टर होता है। वृक्क कितने होते हैं तथा इनका क्या कार्य है? देखिए वृक्क जो है ना, 2 जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, 2 होते हैं, मतलब एक जोड़ी। तो एक जोड़ी वृक्क वृक्क होते हैं और रक्त को छानना इनका काम है। किडनी की बात हो रही है, किसकी? किडनी की, ठीक है। एक किडनी होती है, तो 2 किडनियां होती है मनुष्य के अंदर। एक खराब हो जाती है तो एक से काम चलता रहता है, कुछ लोग किडनी दान भी कर देते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और तब तक के लिए धन्यवाद।